In this video, we will discuss step 3, of the explanation about marginal productivity theory of factor pricing or distribution or wages. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के ऊपर 5 वीडियोस हैं. इसके 5 पार्ट्स हैं टोटल. फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन. सेकंड पार्ट में assumptions हैं. थर्ड पार्ट में है टाइप्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. फोर्थ पार्ट एक्सप्लेनेशन का है. एंड फिफ्थ पार्ट इज़ रिलेटेड विद द क्रिटिसिज्म. ये जो एक्सप्लेनेशन के है, एक्सप्लेनेशन के आगे फिर कुछ पार्ट्स बने हुए हैं. फर्स्ट पार्ट में था, अगर आप वीडियो देखो, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि अगर एक फर्म लेबर की डिमांड करती है और सिर्फ लेबर ही वेरिएबल इनपुट है तो फर्म लेबर की डिमांड कैसे करती है. सेकंड में दिया हुआ है कि एक फर्म अगर लेबर की डिमांड करती है जबकि बाकी सभी फैक्टर वेरिएबल हों तो लेबर की डिमांड कैसे होती है. नो दिस इज़ द थर्ड स्टेप. इसमें क्या होगा, इसमें हम नॉट ओनली वन फर्म, इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं सारी फर्म्स द्वारा लेबर की कितनी डिमांड की जाती है वो डिस्कस करेंगे. जब हम ये बात करेंगे डिमांड फॉर लेबर बाय ऑल द फर्म्स मींस इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं सभी फर्म्स ने लेबर की कितनी डिमांड की. दैट इज़ आल्सो नोन एज द डिमांड फॉर लेबर बाय इंडस्ट्री और मार्केट डिमांड फॉर लेबर. एंड सभी फैक्टर वेरिएबल हैं बट हम डिस्कस कर रहे हैं लेबर के बारे में. तो ये था हमारा सेकंड स्टेप में हमने कुछ ऐसी डायग्राम बनाई थी जो मैं डिराइव की थी. हमने जो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई थी वो अगर आपको दिखाऊं, स्टेप 2 की जो डायग्राम है ये हमने बनाई थी स्टेप 2 में. इससे पहले जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो. बिकॉज ऑफ द इंटरनल इफेक्ट एट W1 firm is demanding L1 labor and at W0 firm is demanding L3 labor, not L2 because of the internal effect. अब इसमें क्या था, इसमें हमने क्या शो किया कि जब बाकी फैक्टर भी वेरिएबल होते हैं तो जब लेबर की वेज रेट कम हो जाएगी फर्म लेबर की डिमांड को बढ़ाएगी, उसके साथ साथ लेबर के कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स की डिमांड को भी बढ़ाएगी और लेबर के सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स की डिमांड को कम करेगी, जिससे इनपुट कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और एमआरपी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी. तो ये दोनों ए एंड सी पॉइंट्स को मिला के हमने बनाई थी डिमांड फॉर लेबर इन द सेकंड स्टेप. तो अब हम थर्ड स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं. तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो थर्ड स्टेप की डायग्राम बनाने के लिए हम पहले इस डायग्राम को DL को दोबारा ड्रॉ करते हैं. ओनली DL, ये MRP के साथ, MRP के शिफ्ट होने के साथ कैसे बनी वो हमने स्टेप 2 में देखा. तो अब हम स्टेप 3 की डायग्राम बनाने के लिए पहले स्टेप 2 की जो डायग्राम है उसमें से जो हमने DL बनाई है ब्लू वाली उसको ड्रॉ करेंगे. हॉरिजॉन्टली लेबर, वर्टिकली wage rate and MRP of labor. This is suppose DL in the first step. फर्स्ट स्टेप में जो हमने DL बनाई वो मान लो ये DL है, फर्स्ट स्टेप वाली, सेकंड स्टेप वाली सॉरी, जो हमने सेकंड स्टेप में बनाई इससे पहले वीडियो में. तो इसमें हमने क्या देखा,
at W1 at W1 demand for labor is L1, this is point A, and at W0 जब वेज रेट कम हुई this is L3. So at W0 demand for labor is L3 and this is point C. ये हमने सेकंड स्टेप में डिस्कस किया. अब देखो क्या होगा. ड्यू टू इंटरनल इफेक्ट एज शोन इन स्टेप 2, जैसे हमने स्टेप 2 में दिखाया, इंटरनल इफेक्ट दिखाया था. इंटरनल इफेक्ट क्या था कि जब वेज रेट कम हो जाएगी, फर्म लेबर की डिमांड बढ़ाएगी, लेबर के साथ साथ लेबर के कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स की डिमांड भी बढ़ाएगी, लेबर के सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स की डिमांड कम करेगी, तो इनपुट कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. उस हिसाब से लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो फर्म लेबर की डिमांड L2 की बजाय L3 तक बढ़ाएगी. तो फर्स्ट स्टेप में L1 से L2 तक लेबर की डिमांड बढ़ाती थी फर्म, क्योंकि बाकी फैक्टर वेरिएबल नहीं थे. अब क्योंकि बाकी फैक्टर वेरिएबल थे सेकंड स्टेप में, तो हमने क्या देखा, फर्म ने लेबर की डिमांड बढ़ाई L1 से L3. ये था इंटरनल इफेक्ट. ड्यू टू दिस इंटरनल इफेक्ट एज शोन इन दिस, ईच फर्म इन इंडस्ट्री विल इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर अप टू L3. नॉट ओनली दिस फर्म, ये हमने एक फर्म का दिखाया, सारी फर्म्स ही, जितनी भी इंडस्ट्री में फर्म्स हैं, सारी फर्म्स में, सभी फर्म्स में इंटरनल इफेक्ट होगा. इसका मतलब ये हुआ कि सभी फर्म्स लेबर की डिमांड L2 तक करने की बजाय L3 तक करेंगे. इट मीन्स ईच फर्म विल प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट, क्योंकि जब हम ज़्यादा लेबर की डिमांड कर रही है, ज़्यादा सारी फर्म्स ही लेबर की ज़्यादा डिमांड कर रही हैं, इट मीन्स सारी फर्म्स ही ज़्यादा आउटपुट पैदा कर रही हैं. एज अ रिज़ल्ट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल राइज इन इंडस्ट्री. तो जो भी ये चीज़ पैदा करते हैं, मान लो ये X चीज़ पैदा करते हैं, तो X की सप्लाई इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट विल फॉल, तो यहाँ पर है फॉल. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी हमने पैदा किया, क्योंकि उसकी सप्लाई इंक्रीज हो गई इंडस्ट्री में, तो उसकी प्राइस फॉल हो जाएगी. तो प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द फर्म्स विल फॉल, सारी फर्म्स के प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे. ईच फर्म विल प्रोड्यूस लेस आउटपुट, तो सारी फर्म्स के जब प्रॉफिट कम हो गए, तो सारी फर्म्स कम आउटपुट पैदा करेगी. एंड विल रिड्यूस द डिमांड फॉर लेबर, तो सारी फर्म लेबर की डिमांड को कम कर देंगी. एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व फॉर लेबर विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, तो डिमांड कर्व लेबर की लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है. दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इफेक्ट. तो इस डायग्राम को हम दोबारा अगर ड्रॉ करें, ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट था, एक्सटर्नल इफेक्ट क्या था जो हमने अभी पढ़ा, एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है कि सारी फर्म्स, अब देखो, लेबर की डिमांड L2 तक, ये हमारा L2 था और यहाँ पर हमारा था B पॉइंट. तो सारी फर्म्स L2 तक लेबर की डिमांड बढ़ाने की बजाय L3 तक लेबर की डिमांड बढ़ाएंगे. इट मीन्स सारी फर्म्स ही ज़्यादा लेबर काम पर लगाने लग गए. इसका मतलब सारी फर्म्स ने ही ज़्यादा आउटपुट पैदा करना स्टार्ट कर दिया.
तो इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ गई आउटपुट की, जिससे आउटपुट की प्राइस कम हो गई, जिससे फर्म्स के प्रॉफिट कम हो गए। प्रॉफिट कम होने से फर्म्स ने आउटपुट कम करना शुरू किया और उन्होंने लेबर की डिमांड कम करनी स्टार्ट की, जिससे क्या हुआ, जो लेबर की डिमांड कर्व है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो गई। तो हम इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहाँ तक भी लेकर आ सकते हैं, पर जनरली हम इसको इस बी पॉइंट से आगे रखेंगे। तो इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखो लेफ़्ट साइड पर। सपोज यहाँ तक ये शिफ्ट हो गई DL, दिस इज सपोज DL डैश। तो अब जब ये शिफ्ट हुई लेफ़्ट साइड पर, तो अब अगर हम देखें, जो सारी फर्म्स हैं या इंडस्ट्री जो है, वो लेबर की डिमांड W0 पर C पॉइंट तक नहीं कर रहे, वो यहाँ तक कर रहे हैं। ये पॉइंट मान लो है B डैश। इट मीन्स वो L2 तक या L3 तक लेबर की डिमांड नहीं कर रहे हैं सारी फर्म्स, ये कर रहे हैं मान लो L2 डैश तक। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन wage rate is W1, demand for labor is A. When wage rate is W0, then demand for labor in industry is B dash. तो अगर हम A and B dash को ज्वाइन करें, A and B dash को, this is the market demand for labor, or you can say demand for labor in industry. This is the demand for labor. DL, कैपिटल DL करके हमने इसको लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये शो करना चाहते हैं कि ये पूरी मार्केट की डिमांड फॉर लेबर है और इंडस्ट्री में डिमांड फॉर लेबर है। दिस इज द डिमांड फॉर लेबर इन इंडस्ट्री। ना हम स्टडी कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर मार्केट। लेबर की हमने एग्जांपल ली है, तो हम क्या जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर प्राइस डिटरमिन की जाती है। तो इंडस्ट्री में हमने डिमांड क्या होगी वो चेक की, इंडस्ट्री में लेबर की डिमांड होगी ये वाली, 3 स्टेप्स में हमने चेक की। और जो सप्लाई है इंडस्ट्री में, अगर हम अब सप्लाई के बारे में डिस्कस करें, इन दिस थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सप्लाई ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ अ फैक्टर, एनी फैक्टर, अगर हम किसी फैक्टर की बात कर रहे हैं, इज अज्यूम्ड एज यूजुअल पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व। तो आम जैसे सप्लाई कर्व होती है पॉजिटिव स्लोप, तो वही सप्लाई कर्व अज्यूम की है इन्होंने एमपी थ्योरी में या परफेक्ट कंपटीशन में, सपोज शोइंग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड वेज रेट। सप्लाई एंड वेज रेट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन जैसे आम सप्लाई कर्व होती है। तो डिमांड कर्व हमने अभी बनाई DL, ये है सप्लाई कर्व। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर डिटरमिन हो गया हमारा वेज रेट इन इंडस्ट्री। So here at E1, DL equals to SL, demand for labor equals to supply of labor. So this wage rate is the equilibrium wage rate determined in the industry with the help of demand for labor and supply of labor. तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है in the diagram, DL equals to SL at E1, thus W1 wage rate is determined. This W1 wage rate is accepted by all the firms in industry. इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो इस W1 वेज रेट को अपना लेंगे और यही रहेगी वेज रेट परफेक्ट कंपटीशन की तरह जैसे होता है। एंड दिस इज़ आल्सो एवरेज वेज एंड मार्जिनल वेज फॉर द फर्म। यही फर्म के लिए एवरेज वेज होगा, यही फर्म के लिए मार्जिनल वेज होगा, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था।
Thus, under perfect competition, firm decides only about the demand for labor on the basis of its equilibrium in factor market. तो फर्म का फैक्टर मार्केट में जो इक्विलिब्रियम बनता है उसके हिसाब से फर्म डिसाइड करती है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म के कहाँ पर होंगे, कितना आउटपुट पैदा करने पर होंगे, मैक्सिमम आउटपुट पैदा करने के लिए फर्म को कितनी फैक्टर की डिमांड करनी है, तो उस हिसाब से फर्म लेबर की डिमांड करती है। प्राइस क्या पे करनी है वो इंडस्ट्री में डिसाइड हो चुका है। तो जितनी भी फर्म्स हैं सारी फर्म्स को इस रेट पर ही इस वेज पर ही लेबर मिलेगी। कितनी लेबर लगानी है वो हर फर्म अपने आप अपने आउटपुट के लेवल के हिसाब से डिसाइड कर सकती है। दिस वाज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट इन इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और यू कैन से अंडर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। और इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन फैक्टर मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो दिस पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हमने स्टेप 3 एंड पूरा डिटर्मिनेशन वेज रेट का किया। तो इस इक्विलिब्रियम देखने के लिए, फर्म का इक्विलिब्रियम देखने के लिए कि कितनी फर्म लेबर की डिमांड करेगी इक्विलिब्रियम के बेस पर, यू मस्ट वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।